Hello students, so I am Dr. Anurag Srivastava and we are meeting yet again for our discussion on the subject of quantitative techniques for managers of MBA second semester. So in this particular subject we have already talked about different models of operations research, and right now we are discussing about game theory, and this is in fact the last session for game theory. We are now going to talk about the graphical method of solving a mixed strategy problem in games. So, in games we have seen about different types of problems, pure strategy problems as well as mixed strategy problems, and in mixed strategy we have talked about different types of or different you can say orders of mixed strategy problems. और उसमें जो है हम लोगों ने देखा 2x2 गेम देखा, और अब हम लोग देखेंगे ऐसा गेम जिसमें कि रोज़ 2 हैं और कॉलम 2 से ज़्यादा हैं, या फिर कॉलम 2 हैं और रो 2 से ज़्यादा हैं. तो इस तरह के जो गेम्स होंगे उनको हम लोग सॉल्व करते हैं यूजिंग दी ग्राफिकल अप्रोच और दी ग्राफिकल मेथड. ये जो ग्राफिकल मेथड है ये कुछ सिमिलर है जो ग्राफिकल मेथड हम लोगों ने समझा था लीनियर प्रोग्रामिंग में. लीनियर प्रोग्रामिंग से थोड़ा मिलता जुलता है. तो ग्राफ वहाँ बनाते हैं, ग्राफ यहाँ बनाते हैं, लेकिन ग्राफ बनाने का तरीका थोड़ा सा यहाँ पे तो एक तो अलग होगा. पहली चीज़ ये है. एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट द सिमिलैरिटी पार्ट इज़ कि जैसे वहाँ पर एक हम लोग फिजिबल रीज़न देखते थे वैसे ही यहाँ पर भी एक हम लोग फिजिबल रीज़न के बारे में बात करेंगे, और वहीं पर हम अपना ऑप्टिमम सोल्यूशन यानी कि गेम की वैल्यू, वहाँ ऑप्टिमम सोल्यूशन हम देखते थे. जो भी कोई प्रॉफिट या को मैक्सिमाइज़ करना है या कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है, यहाँ पे गेम की जो वैल्यू होगी जिस पॉइंट पर जो एक्चुअली, क्योंकि मिक्स्ड स्ट्रेटजी गेम है तो कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट तो नहीं है, लेकिन किस जगह पर लॉन्ग रन में गेम एक तरह से स्टेबलाइज होगा और जो भी अलग अलग वैल्यूज़ आ सकती हैं, तो ओवरऑल एक वेटेड एवरेज की तरह से क्या चीज़ निकल करके आएगी. मिक्स्ड स्टडी गेम में हमेशा हम लोग वेटेड एवरेज की ही बात करते हैं और वही गेम की लॉन्ग रन वैल्यू होती है. एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं होगी, लेकिन सारी जो भी वैल्यूज़ हो सकती उनका जो वेटेड एवरेज है वो हम लोग देखते हैं. तो बस ग्राफिकल मेथड का जो पर्पज़ होता है वो केवल इतना होता है कि हम ये चीज़ निकाल करके लाने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से 2x2 गेम अगर है तो दोनों प्लेयर के पास दो दो स्ट्रेटजी हैं. यहाँ पर एक प्लेयर के पास दो से ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ हैं, तो दो इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़ कौन सी होंगी? कोई दो ही स्ट्रेटजी ऐसी होंगी जो कि एक्चुअली जहाँ पर कि गेम को किसी इक्विलिब्रियम की तरफ ले जा रही होंगी, वो दो स्ट्रेटजीज़ हमको स्पॉट करना है. और जैसे ही हमें वो दो स्ट्रेटजीज़ मिल जाती हैं उसके बाद हम लोग 2x2 की तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं. तो लेट अस जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल के थ्रू ये बात हम लोग थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे. तो पहली चीज़ तो ये है कि ग्राफिकल मेथड है, इट इज़ यूज्ड फॉर सॉल्विंग either 2/n games or m/2 games, and we have to understand first of all that m and n both in this case are obviously greater than 2. क्योंकि अगर लेस होगा 2 से लेस होगा, 2 या 2 से लेस होगा, 2 होगा तब तो वो 2/2 गेम हो जाएगा, और 2 से अगर कम होगा तो अगर किसी भी प्लेयर के पास केवल एक स्ट्रेटजी है तो फिर वो हमेशा मिक्स स्ट्रेटजी गेम की तरह नहीं कभी भी हो सकता, वो हमेशा प्योर स्ट्रेटजी की तरह से ही आएगा और एक सेटल पॉइंट मिल ही जाएगा उसमें. तो दिस इज ग्राफिकल मेथड देयरफॉर इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग such games where either number of rows are 2 or number of columns are 2, and the other, that is if number of rows are 2 then number of columns would be greater than 2, and if number of columns are 2 then the number of rows would be greater than 2. So for one player there are only two strategies, and for the other player there are more than two strategies. In such cases we make use of the graphical method. It is helpful in finding out which two strategies will be used by the player who has more than two strategies available, and also therefore consequently the value of the game. So this is what I was telling you just moments ago कि दो कौन सी स्ट्रेटजी वो होंगी जिनको कि हमें जिनके ऊपर फोकस करना है, वो हमको ग्राफिकल मेथड से पता चल जाता है. सो इफ़ सपोज दिस इज़ अ पर्टिकुलर गेम, ये एक गेम है और यहाँ पर जो रो प्लेयर है उसके पास तीन स्ट्रेटजीज़ हैं, से 1, 2 एंड 3, और जो कॉलम प्लेयर है उसके पास चार स्ट्रेटजीज़ हैं, 1, 2, 3 एंड 4. तो आप लोग ये सोच सकते हैं कि हम लोग बात तो कर रहे थे कि दोनों में से किसी के पास दो स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए और दूसरे के पास दो से ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए.
यहाँ पर दोनों ही प्लेयर्स के पास 2 से ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ हैं, तो ये तो 2x2 या 2x n या n/2 से बड़ा गेम है, 3x4 गेम है। इफ़ यू रिकॉल हाउएवर, जब मिक्स्ड स्ट्रेटजी का जो पहला सेशन हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने जो पहला सेशन में जो समझा था, उसमें जो प्रोसेस था, एक्चुअली गेम को सॉल्व करने का जो प्रोसेस होगा, कोई भी गेम होगा, आपको जब भी कोई, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई गेम की कोई गेम की सिचुएशन कोई दी जाए, कोई प्रॉब्लम इस तरह की आपको दी जाए और उसमें ये भी आपको बताया जाए कि इसको कौन से मेथड से सॉल्व करना है। आपसे क्वेश्चन केवल यही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग गेम। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि क्वेश्चन इस तरह से टिपिकली आपको मिल सकता है, सॉल्व द फॉलोइंग गेम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गेम, इस तरह से आपको मिलेगा। तो बेसिकली हम जानना केवल ये चाहते हैं कि अगर दो अलग अलग प्लेयर्स के बीच में ये पर्टिकुलर गेम खेला जाएगा तो गेम की वैल्यू आएगी क्या। और जब भी ऐसा होगा, सॉल्व द फॉलोइंग गेम या गेम फाइंड द वैल्यू ऑफ द गेम, तो पहला काम हमको क्या करना है, पहला काम सिंपली ये करना है कि हमको ये पता करना है सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दिस इज फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट एनी गेम। प्योर स्टडी गेम है या नहीं है, ऐसे देख करके हमें पता भी नहीं है, तो क्या पता ये प्योर स्टडी गेम हो और वहीं पर बात ख़त्म हो जाए और सीधे सीधे हमें सैडल पॉइंट मिल जाए, सैडल पॉइंट मिल जाए, वैल्यू ऑफ द गेम मिल गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया, वही आंसर हो जाएगा। तो पहला स्टेप तो यही करना है। और दूसरा स्टेप फिर हम लोग, अगर सैडल पॉइंट नहीं है, इट implies that it is a mixed study game, and then what we do, we apply the principle of dominance, if you remember। तो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस लगाएंगे, जो कि ऑब्वियसली ये यहाँ पर लिया है तो सैडल पॉइंट नहीं होना चाहिए। लेट अस सी, लेट अस फाइंड आउट सैडल पॉइंट। सो द स्ट्रेटजी ऑफ द रो प्लेयर, द स्ट्रेटजी ऑफ द रो प्लेयर, इफ यू रिमेंबर, वॉज मैक्सिमिन। रो प्लेयर इज ऑलवेज गोइंग टू अडॉप्ट द स्ट्रेटजी मैक्सिमिन, maximum of the row minima in each row, which is the minimum element. First row the minimum element is 2, second row the minimum element is 1, third row there are 2 minimum elements, we can encircle both of them and both are 0। तो पहला काम ये हो गया, ये हो गया रो के हिसाब से, इस तरह से हमने देखा। और मैक्सिमिन का मतलब क्या है, इसमें से मैक्सिमम क्या है, इसमें से मैक्सिमम 2 है, तो रो प्लेयर हमेशा पहली स्टडी यूज करेगा। रो प्लेयर विल बी इंक्लाइंड ऑलवेज टू यूज द फर्स्ट स्टडी। वाई? बिकॉज इट इज एंश्योरिंग अ मिनिमम अमाउंट ऑफ गेन। 2 से कम तो नहीं होगा हमारा गेन अगर हम पहली स्टडी यूज करेंगे। अगर यू कैन सी हियर, इफ द रो प्लेयर इज अडॉप्टिंग द सेकेंड स्टडी, उसका गेन जो है वो 12 तक जा सकता है। लेकिन अगर चीज़ें अपोजिट रिवर्स चली गई, अगर कुछ अनटुवर्ड चीज़ें हो गई, तो फिर 1 भी जा सकता है। यहाँ पर जो मिनिमम है वो 2 है। तो रो प्लेयर और कॉलम प्लेयर दोनों ही कंजर्वेटिव हैं, ये हम लोग बात जानते हैं। दे आर ऑर्थोडॉक्स इन नेचर एंड दे आर नॉट रिस्क टेकिंग, सो देयरफॉर मैक्सिमिन। इसी तरह से जब कॉलम प्लेयर की बात हम करते हैं तो उसकी स्ट्रेटजी क्या होती है, अगेन वी कैन से इट इज़ मिनीमैक्स स्ट्रेटजी। द कॉलम प्लेयर इज गोइंग टू अडॉप्ट द मिनीमैक्स स्ट्रेटजी, उसकी स्ट्रेटजी मिनीमैक्स है। तो मिनीमैक्स का मतलब हो गया कॉलम में मैक्सिमम क्या है। तो पहली स्ट्रेटजी अगर यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है, 4, क्योंकि हमने ये सैडल पॉइंट निकालने का यही तरीका होता है। एक बार और अगर हम लोग समझ लें बस थोड़ा सा कि जब हम मैक्सिमम एलिमेंट देखते हैं, रो वाइज जब देखते हैं तो एनसर्कल करते हैं, और जब कॉलम वाइज देखते हैं तो स्क्वायर में डाल सकते हैं, या वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, जिससे कि दोनों में कहीं कन्फ्यूज़न ना हो। तो फिर दूसरी स्ट्रेटजी के केस में मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, वो 5 है। तीसरी स्ट्रेटजी के केस में मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, वो 12 है। और चौथी स्ट्रेटजी के केस में मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, वो है 4, क्योंकि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं जो स्क्वायर और सर्किल दोनों के अंदर आ रहा है, इसलिए दिस इज अ मिक्स्ड स्ट्रेटजी गेम, सैडल पॉइंट इज नॉट एग्जिस्टिंग। दूसरा स्टेप जो है, जो अभी ये भी बात की थी हम लोग ने, कि अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस लगाएंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कोई स्ट्रेटजी डोमिनेटेड स्ट्रेटजी है क्या। क्योंकि अगर ये 3x4 गेम है तो इसे लीनियर प्रोग्रामिंग से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर रो और कॉलम दोनों में से कोई भी एक चीज़ 2 तक आ जाती है तो फिर ग्राफिकल मेथड हम सॉल्व कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और अगर दोनों ही 2 तक पहुंच जाती हैं कम हो करके, तो हम और आसानी से ऑड्स मेथड जो हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा था उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तीनों की जो डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी वो धीरे धीरे क्योंकि रिड्यूस होती जाती है, लीनियर से ग्राफिकल, लीनियर प्रोग्रामिंग से ग्राफिकल रिड्यूस हो गई, ग्राफिकल से ऑड्स मेथड काफ़ी सिंपल हो गया जैसा हम लोगों ने देखा था। तो इसलिए हम उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं,
रिजल्ट वही आएगा। मिक्स्ड स्टडी गेम है, यू कैन अप्लाई एनी ऑफ द मेथड्स दैट वी हैव सीन, लेकिन डिग्री उसकी कॉम्प्लेक्सिटी की रिड्यूस करने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस यूज़ करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस अगर हम देखेंगे, साफ साफ हम देख सकते हैं, जो कलर्ड रोज़ यहाँ पर इसलिए कर दी गई हैं आपको समझने के लिए। पहली रो को अगर हम लास्ट रो से कंपेयर कर रहे हैं, वैसे हम सभी को कंपेयर करेंगे, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस हम लोग पढ़ चुके हैं तो उस पर ज़्यादा टाइम अभी देने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो बस ये देख लें कैसे यहाँ पे हो रहा है। तो पहली रो को हमने सेकंड से भी कंपेयर किया, वहाँ पर कोई भी डोमिनेटेड नहीं मिल रही है, और पहली को अगर हम तीसरी से करेंगे कंपेयर, तो 4 1 4 इज़ बेटर, 5 0 5 इज़ बेटर, 2 0 2 इज़ बेटर, 4 2 अगेन 4 इज़ बेटर। So therefore, this strategy is the dominated strategy and can be eliminated from the matrix, from the payoff matrix। ये ख़त्म हो गई, और अब आप देख सकते हैं कि ये गेम बन गया 3/4 गेम से 2/4 गेम हो गया। इसका मतलब है कि लीनियर प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है, अब हम इसको ग्राफिकल से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले हम लोग एक बार और ये भी देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक आध कॉलम ही हो सकता है कम हो जाए, तो थोड़ा और सिंपल हो जाएगा गेम। तो उसको भी समझ लेते हैं, देख लेते हैं। Again, if you compare the first column with the last column, comparing the first column with the last column, फर्स्ट कॉलम यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यानी कि दोनों ही स्ट्रेटजीज जो हैं, पहली और चौथी स्ट्रेटजीज कॉलम प्लेयर को सेम रिजल्ट दे रही हैं, तो कोई फ़र्क नहीं है। और दूसरे में देखेंगे, अगर दूसरी रो में देखेंगे तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये बेटर रिजल्ट दे रही है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ 2 का मतलब है रो कॉलम प्लेयर के लिए 2 का लॉस, और 3 का मतलब है कॉलम प्लेयर के लिए 3 का लॉस। तो इसलिए दिस स्ट्रेटजी इज बेटर, और ये ख़त्म हो जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी, और मैट्रिक्स हमारी जो है रिड्यूस होकर के इतनी आ जाएगी। अब कोई भी डोमिनेट स्ट्रेटजी यहाँ पर नहीं है, कुछ भी इसमें नहीं किया सकता है। 4 and 2 4 इज़ बेटर, 5 and 1 5 is better, and 2 and 12 is better. So therefore none is dominated. 4 and 5 4 is better, 2 and 1 is better, 4 and 2 is better, 2 and 12 2 is better। तो अब जो है, और अगेन 5 and 2 is better, 1 and 12 1 is better। तो कहीं भी कोई भी डोमिनेटेड स्ट्रेटजी नहीं है। तो ये गेम हमारा बन गया 2/3 गेम। रो प्लेयर के पास 2 स्ट्रेटजीज हैं और कॉलम प्लेयर के पास 3 अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं। नाउ वी कैन प्रोसीड विद ग्राफिकल मेथड। और ग्राफिकल मेथड में हम करते क्या हैं, तो जिस भी प्लेयर के पास, ये पक्का है कि ग्राफिकल मेथड तब यूज़ करना है जब किसी एक प्लेयर के पास 2 स्ट्रेटजी होंगी और दूसरे के पास 2 से ज़्यादा कितनी भी हो सकती। यहाँ पर 3 हैं तो ग्राफ थोड़ा सिंपल बन जाएगा, 4 हो 5 हो 10 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको ग्राफ बनाना है। और ग्राफ बनाने का तरीका क्या है, जिस भी प्लेयर के पास 2 स्ट्रेटजीज हैं, उन 2 स्ट्रेटजीज को हम 2 परपेंडिकुलर लाइंस से डिनोट करते हैं। जिस प्लेयर के पास भी 2 स्ट्रेटजीज हैं, उन 2 स्ट्रेटजीज को हम 2 परपेंडिकुलर लाइंस से डिनोट कर देते हैं, और इनके ऊपर जो दूसरा जो प्लेयर होगा जिसके पास 2 से ज़्यादा स्ट्रेटजीज हैं, उसको हम प्लॉट कर देते हैं। तो बस कैसे करते हैं ये हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये बना हुआ है, 1 लाइन इज मिसिंग हियर, तो वो लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो है, क्या यहाँ पर हम लोग क्या डिपिक्ट कर रहे हैं, इफ़ दिस स्ट्रेटजी इज सपोज A1, if this strategy is A2, if this strategy is B1, B2 and B3। तो A के पास 2 स्ट्रेटजीज हैं, A1 एंड A2, B के पास 3 स्ट्रेटजीज हैं, B1, B2, B3। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइंस बनी हैं, ये क्या डिनोट कर रही हैं, पहली लाइन डिनोट कर रही है A1 और दूसरी लाइन डिनोट कर रही है A2। साथ साथ हम लोग ये भी समझते रहें कि अगर उल्टा होता बी के पास, कॉलम प्लेयर के पास 2 स्ट्रेटजीज होती और रो प्लेयर के पास 2 से ज़्यादा स्ट्रेटजीज होती, तो हम क्या करते, तो हम ये दो परपेंडिकुलर लाइंस बनाते, उनको हम B1 और B2 कर देते। अभी क्योंकि रो प्लेयर के पास हैं, तो जिसके पास भी जो 2 स्ट्रेटजीज हैं, उन 2 स्ट्रेटजीज को हम ऐसे परपेंडिकुलर लाइन से डिनोट कर देंगे। सिंपल। अब जो है इसमें जो डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का आपका ग्राफ है, तो एक सेंटर लाइन एक होगी, ये जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 0 है, तो ये 0 0 एक लाइन तो ये हो गई। और दोनों को अब जो है, दोनों जो ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं, इनको ले करके हम B1 B2 B3 को प्लॉट करेंगे। एक एक करके यहाँ पे हम देख सकते हैं प्लॉट किया जा रहा है। B1 को प्लॉट करेंगे तो B1 की वैल्यू
A1 के ऊपर 4 है, तो B1 की वैल्यू A1 के ऊपर 4 है, यू कैन सी हियर, और B1 की वैल्यू A2 के ऊपर 2 है, तो इधर 4 इधर 2, और इसको हमने एक ये लाइन से ड्रॉ कर जोड़ दिया, और ये हो गई हमारी स्ट्रेटजी B1. दिस इज B1. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड. यही काम अब हम लोग करते हैं. कैसे? यही काम B2 को प्लॉट करेंगे. B2 को प्लॉट कैसे करेंगे? B2 5 and 1, A1 पे 5 है तो एक पॉइंट ये मिल जाएगा, और A2 पर 1 है तो दूसरा पॉइंट ये मिल जाएगा, और इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, ये दूसरी लाइन मिल जाएगी. ग्राफिकल मेथड इफ यू रिमेंबर, उसी तरीके से यहाँ पे हम प्रोसीड कर रहे हैं. तो ये दूसरी स्ट्रेटजी मिल गई, B2. ठीक है. इसी तरीके से तो ये अगर हम लोग इसको फिर से ये जो चीज़ें हम लोगों ने लिखी थी यहाँ पर, ये A1 है, ये A2 है, ये एक तरह से बेस लाइन हो गई, जो एक्स एक्सिस की ही तरह से आप इसको कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ग्राफिकल सिस्टम का वो एक्चुअली अप्रोच एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं है. उससे एक हमने कह सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअल बोरोइंग यहाँ पर ज़रूर है, लेकिन फिर ये ग्राफ जो है थोड़ा सा उससे अलग है, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल एक्सेस दो हैं हमारे पास. फिर इसी तरीके से ये दोनों प्लॉट हो गई, तो ये जो हमें मिली थी ये स्ट्रेटजी थी हमारी B1, और ये स्ट्रेटजी हमारी थी B2. अब तीसरी बचती है B3. दिस वाज B3. तो B3 क्या है? 2 and 12. तो कौन कौन से पॉइंट मिल गए? एक पॉइंट ये मिल गया 2, और दूसरा पॉइंट ये मिल गया 12. इन दोनों को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो ये तीसरी स्ट्रेटजी B3 मिल जाएगी, जो कि कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ बन जाएगा. इस ग्राफ को बनाने में कुछ थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा. इफ़ यू रिमेंबर, लीनियर प्रोग्रामिंग में जब हम लोग ग्राफिकल मेथड की बात कर रहे थे, नाम दोनों का सेम है, कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं जैसा कि अभी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी डिफरेंसेस इतने हैं कि दोनों को मिक्स एक साथ नहीं कर सकते. थोड़ी बहुत जो सिमिलैरिटीज़ हैं उस पर भी हम लोग आएंगे. ग्राफ तो बना ही रहे हैं, एक ये सिमिलरिटी है, और दूसरा ग्राफ के लिए जो अप्रोच है फिजिबल एरिया वगैरह वाली, वो एक थोड़ी सी सिमिलरिटी है, लेकिन बाकी सिमिलरिटी यहीं पे ख़त्म हो जाती है. एक जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ आपको रखनी है दिमाग में, वो ये है कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग में हम लोग ग्राफ बनाते हैं वो थोड़ा सा ब्रॉडली वो एक रफ ग्राफ भी हो सकता है. अगर आपकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा पुअर नहीं है तो रफ हैंड से भी आप ग्राफ बना देंगे तो वो एक अंदाज़ा आपको बता देगा, वो एक पता चल जाएगा आपको कि ओके किस जगह पर हमारा फिजिबल एरिया है और कहाँ पे फिजिबल सोल्यूशन हमको मिल सकता है, कहाँ पे ऑप्टिमम सोल्यूशन हमको मिलेगा, उतना पता चल जाएगा. तो फिर हम कैलकुलेशंस बाकी कर लेते हैं. यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है. तीन ही स्ट्रेटजीज़ हैं तो उतनी प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी दोनों जो लाइंस आप बना रहे हैं, वर्टिकल लाइंस जो बना रहे हैं, जो यहाँ पर इस केस में रो स्ट्रेटजीज़ को डिपिक्ट करने के लिए, और फिर जो आप जो स्ट्रेटजीज़ को जो प्लॉट कर रहे हैं, इसमें अगर थोड़ा गड़बड़ी हो गई, थोड़ी अगर इनएक्यूरेसी आ गई तो प्रॉब्लम हो सकती है, और आपको जो स्ट्रेटजीज़ हमें आइडेंटिफाई करनी उनको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आ सकती है. तो इसलिए ध्यान ये रखना होगा कि इसको आप रफ ना बनाएं और फेयर हैंड से ही बनाएं. बहुत ज़्यादा कोई ऐसा ग्राफ पेपर लेकर करने जरूरत नहीं, लेकिन ये कम से कम ध्यान रखें कि दोनों लाइंस वर्टिकल हैं, दोनों के बीच का दोनों लाइंस एक दूसरे से पैरेलल होनी चाहिए, दोनों लाइंस एक दूसरे से पैरेलल होनी चाहिए, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो बहुत कम नहीं होना चाहिए. ये दो चीज़ें ज़रा ध्यान रखनी. और फिर जब आप ड्रॉ करेंगे तो रूलर का इस्तेमाल करके अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर कहीं ये गड़बड़ हो गया तो ये जो पॉइंट्स हैं, इंटरसेक्शन के जो पॉइंट्स हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करने में कि कहाँ पर हमको सोल्यूशन मिलने वाला है, वैल्यू ऑफ द गेम कैसे मिलेगी. और वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स अगर गड़बड़ा गए, इधर उधर के उधर हो गए, तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है. तो इसलिए ये दोनों लाइंस को वर्टिकल बनाना होगा. पैरेलल, दोनों लाइंस वर्टिकल होंगी तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल तो हो ही जाएंगी. दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो इतना कम से कम हो जिससे कि जो अंदर बीच में जो ग्राफ्स बनेंगे, बीच में जो लाइंस हम ड्रॉ करेंगे, वो उसमें क्लैरिटी बनी रहे, और जो बीच में लाइंस फिर हम ड्रॉ करेंगे उनको हम रूलर से बनाएंगे. और ऑब्वियसली फिर एक चीज़ और जो ध्यान रखनी है कि ये जो पॉइंट्स हैं, दीज शुड बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि इनके डिस्टेंसेज अगर गड़बड़ाएंगे तो फिर तो भी आपका ग्राफ का जो शेप है वो बिगड़ जाएगा, और इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो हैं वो गड़बड़ हो जाएंगे.
और आपको आपके आंसर में गलती अपने आप आ जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें ग्राफ में यहाँ पर बनाने में सावधानी ज़रूरी है, और वो ऐसा कर लिया तो उसके बाद फिर है इस मेथड में कुछ नहीं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंपल थिंग्स, वन ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग्स इन ऑपरेशन रिसर्च। तो ये 3 इस तरह से आप देख रहे हैं। हम लोगों ने ग्राफ तो बना ही लिया। ग्राफ बनाने के बाद अब हमने क्या किया, ये लेबलिंग दोबारा से अगर हम कर दें तो हमारे पास जो स्ट्रेटजीज़ थी, ये फाइनल ग्राफ हमारा बन चुका है। A1 और A2 ये 2 स्ट्रेटजीज़ रो प्लेयर की हैं, और कॉलम प्लेयर की जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो हैं B1, B2 एंड B3। ये 3 स्ट्रेटजीज़ कॉलम प्लेयर की हैं, और इनको जब हमने प्लॉट किया तो ये है हमारा A1 वर्टिकल स्ट्रेटजीज़, वर्टिकल जो स्ट्रेटजीज़ A1 A2 ये हो गई, और ये कुछ मार्किंग्स यहाँ जो छूटी हुई हैं, इफ़ यू मार्क देम ऑल्सो, तो ये हमारे जो परपेंडिकुलर एक्सेस हैं A1 और A2 ये इस तरह से हो गए। ज़ीरो जो है वो हमने एक बेस ये बना दिया, ये हो गया, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब ये तीनों स्ट्रेटजीज हमारे सामने 4-2, 4-2, दिस इज B1, 5-1, 5-1, दिस वन इज B2, एंड 2-12, 2-12, this strategy is B3. You need to obviously show the strategies on the graph. इसको लेबल करना ज़रूरी है जिससे कि कहीं कन्फ्यूज़न ना रहे कि कौन सी स्टडी आपने कौन सी ड्रॉ की है। तो ये ग्राफ हमारा बेसिक ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब हमें ध्यान देना है, अभी तक हमने क्या किया है, देखिए अभी तक केवल हमने इतना किया है कि जिस भी प्लेयर के पास 2 स्ट्रेटजीज थी उन दोनों स्ट्रेटजीज को हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, और दूसरे प्लेयर की जो स्ट्रेटजीज थी उनको उसके ऊपर मार्क कर दिया और प्लॉट कर दिया, ऐड कर दिया, ड्रॉ कर दिया, ये काम किया है। अब हमको देखना है कि एक्चुअली जो वर्टिकल स्ट्रेटजीज हैं, जो वर्टिकल स्ट्रेटजीज आपने ड्रॉ की हैं वो रो वाले प्लेयर की हैं कि कॉलम वाले प्लेयर की हैं। तो ये स्ट्रेटजीज ऑब्वियसली A1 A2 जो हैं वो रो प्लेयर की हैं। शुरू से हम लोग रो प्लेयर के हिसाब से ही चलते आ रहे हैं अभी तक, यही गेम है। इस गेम में रो प्लेयर के पास 2 स्ट्रेटजीज हैं, तो वर्टिकल स्ट्रेटजीज रो प्लेयर की हैं। अब रो प्लेयर की जो स्ट्रेटजी होती है वो क्या होती है, ये फिर से ये पूरे गेम में, गेम थ्योरी में, चाहे सैडल पॉइंट की आप बात कर रहे हो, चाहे बाकी भी सोल्यूशंस कर रहे हो, हर केस में आपको ये ध्यान रखना है कि रो प्लेयर की स्ट्रेटजी हमेशा होती है मैक्सिमिन। रो प्लेयर की स्ट्रेटजी हमेशा होती है मैक्सिमिन, और कॉलम प्लेयर की स्ट्रेटजी हमेशा होती है मिनी मैक्स। रो प्लेयर अगर यहाँ पर A है तो A की स्ट्रेटजी हमेशा होगी मैक्सिमिन, और कॉलम प्लेयर अगर B है तो B की स्ट्रेटजी हमेशा होगी मिनी मैक्स। ये मैक्सिमिन और मिनी मैक्स के कॉन्सेप्ट को किस तरीके से हम लोग देख रहे थे जब सैडल पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे, ये हम लोगों ने समझा था। अब यहाँ पर इसका क्या यूज़ है, यहाँ पे इसका क्या एप्लीकेशन है, ये देखने की ज़रूरत है। यहाँ भी अप्रोच वही है, मैक्सिमिन। तो एक ही स्टडी अगर मैक्सिमिन है तो इसका मतलब हुआ कि इट इज़ मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम। मैक्सिमिन का जो एक्सपेंशन था वही यही था, मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम। ये दोनों वर्ड्स मिल करके तो बन ही रहे हैं, लेकिन इनको इंटरप्रेट कैसे करना है। मैक्सिमम मीन्स मैक्सिमम, मैक्सिमिन मीन्स मैक्सिमम ऑफ मिनिमम। तो मिनिमम पहले आया, मिनिमम पे आने का मतलब क्या हो गया, ये जो तीनों लाइंस ड्रॉ की गई हैं, ये बी की स्ट्रेटजी जो तीनों ड्रॉ हुई हैं, ये एक तरह से फीजिबल एरिया की बाउंड्रीज हैं। गेम की वैल्यू जो है इससे ऊपर नहीं जा सकती, इसके ऊपर तो जा ही नहीं सकती, इससे ऊपर जो भी है वो इनफीजिबल है। तो तीनों स्ट्रेटजीज से, यहाँ पे क्योंकि 3 है इसलिए तीनों स्ट्रेटजीज, 3 से अगर ज़्यादा होती तो उस हिसाब से वो भी जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं उन सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है, वह वाला जो एरिया है एक्चुअली, वो है मिनिमम, दैट इज मिनिमम। तो इन तीनों से नीचे B1, B2, B3, इन तीनों से नीचे वाला जो एरिया है वो कौन सा है, वो ये हो गया, वो ये हो गया। इसमें एक चीज़ और ध्यान रहे, ये हमने ज्वाइन जरूर कर दिया है और यहीं तक शेड ज़रूर किया है, लेकिन ये नीचे भी जा सकता है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ पर भी एक डिफरेंस है फिर, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग वाला जो ग्राफिकल मेथड था और यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर जो है नेगेटिव नहीं हो सकता था कुछ,
यहाँ गेम की वैल्यू की बात हो रही है। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे बात, वहाँ पे नॉर्मली क्या बात होती थी कि कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं मान लीजिए, तो ये चीज़ें नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे गेम की वैल्यू की बात हो रही है, मतलब गेम का आउटकम क्या निकलेगा। तो गेम का आउटकम जो है वो पॉजिटिव होने का मतलब है कि ए के लिए या रो प्लेयर के लिए प्रॉफिट हो गया। गेम का जो आउटकम है या वैल्यू जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, ए को लॉस भी हो सकता है, रो प्लेयर को लॉस भी हो सकता है, और ज़ीरो तो हो ही सकता है। दोनों ही प्लेयर्स को ना तो लॉस हो रहा है ना तो गेन हो रहा है। तो यहाँ पर नीचे भी जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें नीचे वाले एरिया से तो वैसे भी मतलब ऐसा है नहीं, क्योंकि हम क्या देखेंगे, मैक्सिमिन। वी आर कंसर्न्ड विद द मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम। तो मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम का मतलब क्या हो गया कि मिनिमम वाला तो ये पूरा एरिया हो गया, ये पूरा फीजिबल एरिया हो गया। फीजिबल एरिया का जो कॉन्सेप्ट है ये वहीं से उठाया गया है लीनियर प्रोग्रामिंग वाले मेथड से। लेकिन उसके बाद फिर और फिर कैसे हम पता करेंगे, तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो मैक्सिमम है, क्योंकि ये जो मार्किंग्स एक्चुअली हैं दीज आर वैल्यूज ऑफ द गेम ओनली, दीज आर द पॉसिबल पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ द गेम। तो ए जो है वो वैल्यू चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा एक मिनिमम इंश्योर करने के बाद उसको उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है ये उसको जानना है। तो जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है वो है ए के मतलब का, और इसका हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे, इस जगह पर इसका हाईएस्ट पॉइंट मिल रहा है। और ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है स्ट्रेटजीज B1 और स्ट्रेटजी B3। B1 और B3 का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इफ़ यू कैन सी। ये है B3, ये है B1, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है उस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, उस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अब ये इसका मतलब है कि दो ही स्ट्रेटजीज हमारे पास रह गई। दो स्ट्रेटजीज कौन सी रह गई, B1 और B3, B1 B3। तो गेम जो है हमारा उसमें से ये भी स्ट्रेटजी खत्म हो जाएगी। 4 to 212 इतना रह गया, ये 2x2 गेम हो गया। और ये जब 2x2 गेम हो गया तो फिर उसको हम सॉल्व कर सकते हैं ऑड्स मेथड से, जो पिछले सेशन में देखा था। इस तरीके से हम लोग ग्राफिकल अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। तो ये अभी हम लोगों ने देखा ही इस ग्राफ को। अब एक चीज़ बस और समझ लें, ये ग्राफ एक जो क्लियर ग्राफ है, इसमें एक चीज़ और देख लें। अगर यही काम कॉलम के हिसाब से हो, यही काम कॉलम वाइज हो, यानी कि कॉलम प्लेयर के पास दो स्ट्रेटजीज हैं और रो प्लेयर के पास केवल दो से ज़्यादा स्ट्रेटजीज हैं, अगर ऐसा गेम होता तो उस केस में क्या करते, उस केस में हमारा जो 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 रो प्लेयर जो कॉलम प्लेयर की जो स्ट्रेटजी हो जाएगी वो हो जाएगी मिनी मैक्स, वो हो जाएगी मिनी मैक्स, मिनिमम ऑफ मैक्सिमम। तो फिर जो फीजिबल एरिया होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा, सबसे ऊपर वाला जो एरिया हो जाएगा ये फीजिबल एरिया हो जाएगा। और जो उसका मिनिमम पॉइंट है वो फीजिबल पॉइंट हमको वो ऑप्टिमम पॉइंट देगा, वो गेम की वैल्यू देगा, और फिर हम उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे गेम को। तो ये दोनों तरह से रो प्लेयर और कॉलम प्लेयर दोनों के पर्सपेक्टिव से इस तरीके से हम लोग करते हैं। और जब उस केस में भी फिर दो ही स्ट्रेटजीज रह जाती, दो स्ट्रेटजी रह जाती हैं, तो फिर एक स्ट्रेटजी खत्म हो जाती है और एक स्ट्रेटजी खत्म हो जाएगी। तो उसको हम लोग फिर से ऑड्स मेथड की मदद से पता कर सकते हैं गेम की वैल्यू क्या है और दोनों प्लेयर्स की जो स्ट्रेटजीज हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज़ क्या हैं। ऑड्स मेथड से उसका इस्तेमाल करके हम लोग इसको वैल्यू को निकाल सकते हैं। So this is about the graphical method. This completes our discussion on game theory. Game theory में तीन broadly जो हम लोगों ने चीज़ें देखी, एक तो प्योर स्ट्रेटजी वाला जो कॉन्सेप्ट हो गया, प्योर स्ट्रेटजी के लिए किस तरह से हम गेम की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर अगर मिक्स स्ट्रेटजी गेम है तो मिक्स स्ट्रेटजी के केस में तीन तरह के गेम्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये हम लोगों ने समझा था, कितनी रोज हैं कितनी कॉलम्स हैं उसके बेसिस पर हम लोगों ने समझा था। और वो तीन में से जो पहला है, अगर दोनों के पास दो दो स्ट्रेटजीज हैं दोनों प्लेयर्स के पास, तो ऑड्स मेथड का यूज़ किया जाएगा। अगर दोनों में से एक के पास दो स्ट्रेटजी है और दूसरे के पास दो से ज़्यादा स्ट्रेटजीज हैं तो जो आज हम लोगों ने देखा ग्राफिकल मेथड यूज़ किया जाता है। और तीसरा वाला हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर दोनों ही प्लेयर्स के पास दो से ज़्यादा स्ट्रेटजीज हैं, तीन या तीन से ज़्यादा स्ट्रेटजीज हैं, उस केस में लीनियर प्रोग्रामिंग अप्रोच का यूज़ किया जाता है। यानी कि जो गेम थ्योरी की जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग एक एलपी मॉडल की तरह से उसको फ्रेम करते हैं और सिंप्लेक्स मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट गेम थ्योरी. We will conclude here on this particular topic.
and we will meet again with another topic. Thank you.